नमस्कार। कभी सोचा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे कमाल की खासियत क्या है? वो है अपनी ही जैसी और कॉपियां बनाने की काबिलियत। तो आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया को समझने वाले हैं कि आखिर जीव जनन करते कैसे हैं। तो सवाल यही है, जीव जनन कैसे करते हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। ये वो चीज है जिसकी वजह से दुनिया में जीवन चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे सिंपल तरीकों से और फिर देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे कैसे और दिलचस्प होता जाता है। लेकिन इससे पहले कि कोई भी जीव मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपी बना पाए, उसे एक बहुत ज़रूरी काम करना होता है। उसे अपनी इंस्ट्रक्शन मैनुअल की एक फोटोकॉपी बनानी पड़ती है। तो जनन यानी रिप्रोडक्शन है क्या आखिर? सीधी सी बात है, ये वो प्रोसेस है जिससे लिविंग थिंग्स अपने जैसे नए लिविंग थिंग्स पैदा करते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो सोचिए, अगर ये ना हो तो जीवन तो बस एक जनरेशन में ही खत्म हो जाएगा, है ना? ये हर जीवित चीज की एक बेसिक क्वालिटी है। और इस पूरे प्रोसेस के दिल में मतलब एकदम सेंटर में होता है जीवन का ब्लूप्रिंट, डीएनए। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी जीव को बनाने की ए टू जेड रेसिपी हो। सारी की सारी जेनेटिक जानकारी इसी में पैक्ड होती है। ओके, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, जनन का जो सबसे बेसिक रूप है ना, वो दो मेन स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, डीएनए की एक कॉपी बनाना, जिसे कहते हैं प्रतिकृति। और स्टेप 2, जो कोशिका का बाकी का हिस्सा है वो इन दो डीएनए कॉपीज के आसपास बढ़ जाता है और बस बन गए दो नए पूरे के पूरे सेल। तो सवाल ये है कि जीवन के सबसे सरल रूपों में ये प्रोसेस असल में दिखता कैसा है। चलिए शुरू करते हैं एक कोशिकीय जीवों से और समझते हैं एक तरीके को जिसका नाम है विखंडन। और ये तस्वीर इसे बिल्कुल परफेक्टली दिखा रही है। स्क्रीन पर जो है वो एक अमीबा है, एक सिंगल सेल वाला जीव, और ये लिटरली दो हिस्सों में टूट रहा है। एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो एक जैसे डॉटर सेल्स बना रहा है। सिंपल, असरदार और बहुत तेज। तो खास बात क्या है? विखंडन जनन का सबसे सिंपल तरीका है। इसे कौन इस्तेमाल करता है? अमीबा, लेशमेनिया और हाँ, मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम पैरासाइट जैसे सिंगल सेल वाले जीव। बस एक कोशिका टूटकर दो या ज्यादा नई कोशिकाओं में बढ़ जाती है। दैट्स इट। पर मजे की बात यह है कि सिंपल का मतलब हमेशा एक जैसा नहीं होता। जैसे यहाँ देखिए, अमीबा किसी भी प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकता है, लेकिन लेशमेनिया, जिसके एक सिरे पर वो कोड़े जैसी बनावट होती है, वो एक फिक्स तरीके से ही बढ़ता है ना कमाल? इससे पता चलता है कि प्रकृति में छोटे छोटे बदलाव तो होते ही हैं। चलिए अब सिंगल सेल से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में ये कहानी कैसे और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब बात करेंगे मुकुलन और पुनर्जनन की। स्क्रीन पर ये जो है ये है हाइड्रा। जरा ध्यान से देखिए, इसकी बॉडी पर एक छोटा सा बम्प, एक उभार सा निकल रहा है। यही उभार है मुकुल, या जिसे हम बड भी कहते हैं। और ये धीरे धीरे एक पूरे नए हाइड्रा में डेवलप हो रहा है। इसी प्रोसेस को कहते हैं मुकुलन। होता क्या है कि पेरेंट की बॉडी पर एक ही जगह पर सेल्स बार बार डिवाइड होते हैं, जिससे वो उभार बन जाता है। फिर ये उभार धीरे धीरे एक नन्हे से जीव में बदल जाता है, और जब वो पूरी तरह मैच्योर हो जाता है तो पेरेंट से अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर देता है, एकदम एक मिनी मी जैसा। अच्छा, अब कुछ ऐसा देखने के लिए तैयार हो जाइए जो सच में दिमाग घुमा देगा। ये है प्लेनेरिया। और मान लीजिए अगर इस जीव को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो जो होता है वो किसी जादू से कम नहीं। हाँ, बिल्कुल सही समझा। इसका हर एक टुकड़ा एक पूरे के पूरे नए जीव में ग्रो कर जाता है। ये तो प्रकृति की असली सुपर पावर है ना? इस कमाल की शक्ति को कहते हैं पुनर्जनन, और ये मुमकिन हो पाता है कुछ स्पेशल सेल्स की वजह से। ये सेल्स एक्टिवेट होकर बॉडी के किसी भी खोए हुए हिस्से को दोबारा बना सकते हैं। हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों के पास ये अद्भुत क्षमता होती है। तो अभी तक हमने कुछ सिंपल जानवरों की बात की, लेकिन पौधों की दुनिया भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि पौधों में जनन के क्या-क्या अनोखे तरीके हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये ब्रायोफिलम नाम के पौधे की पत्ती है, और इसके किनारों पर ये जो छोटी छोटी कलिकाएं दिख रही हैं ना, ये असल में नन्हे नन्हे पौधे हैं। सच में, जब ये पत्ती से टूटकर जमीन पर गिरते हैं तो इनसे नए पौधे उग जाते हैं। इस तरीके को कहते हैं कायिक प्रवर्धन,
मतलब जब पुराने पौधे के ही किसी हिस्से से, जैसे तना, जड़ या पत्ती से नया पौधा उगाया जाए। ये तरीका अक्सर बीज से पौधा उगाने से कहीं ज्यादा तेज होता है, और इससे जो पौधे बनते हैं वो जेनेटिकली अपने पेरेंट पौधे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। गन्ना, गुलाब, अंगूर, इन सबको उगाने में यही तरीका बहुत काम आता है। चलिए अब एक और तरीका देखते हैं, एक ऐसा तरीका जो मुश्किल हालात में जिंदा रहने के लिए बना है। ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्रेड पर लगने वाली फफूंद, राइजोपस। और ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये पैदा करते हैं बीजाणु। ये बीजाणु क्या होते हैं? ये बहुत ही छोटे गोल गोल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं जिनके ऊपर एक मोटी सी प्रोटेक्टिव दीवार होती है। ये दीवार इन्हें खराब से खराब मौसम और हालात से बचाती है, और फिर जैसे ही हालात ठीक होते हैं ये अंकुरित होकर नए जीव में ग्रो कर जाते हैं। सही में ये प्रकृति के असली सर्वाइवर्स हैं। एक चीज नोटिस की, अब तक हमने जितने भी तरीके देखे, विखंडन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, इन सब में एक बात कॉमन थी। क्या? कि इनमें सिर्फ एक ही पेरेंट शामिल था। इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। पर यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, और वो सवाल जुड़ा है विभिन्नता यानी वेरिएशन से। अब ये विभिन्नता क्या चीज है? देखिए, जब डीएनए कॉपी होता है तो प्रोसेस में छोटी मोटी गलतियां या कह ले कमियां रह जाती हैं, और यही छोटी छोटी गलतियां अगली पीढ़ी में बदलाव लेकर आती हैं। तो पेच यहीं पर है। अलैंगिक जनन में तो लगभग एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं, तो विभिन्नता बहुत कम होती है। लेकिन यही विभिन्नता तो है जो किसी भी प्रजाति को बदलते हुए माहौल में ढलने और जिंदा रहने में मदद करती है। विकास का ये तो बेसिक आधार है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर माहौल के हिसाब से ढलने और जिंदा रहने के लिए विभिन्नता इतनी जरूरी है, तो फिर ये सिंपल सा अलैंगिक जनन आज भी दुनिया में इतना कॉमन क्यों है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज हम जीव विज्ञान के सबसे बुनियादी, सबसे गहरे सवालों में से एक को समझने वाले हैं। आखिर ये जीवन एक नया जीवन बनाता कैसे है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस ग्रह पर हर जीवित चीज को एक दूसरे से जोड़ती है। तो चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। कभी सोचा है कि एक छोटे से बीज के अंदर एक पूरे जंगल को बना देने की ताकत कहां से आती है? या फिर एक अकेली कोशिका जिसे हम देख भी नहीं सकते, उसके अंदर एक पूरे इंसान का नक्शा कैसे छिपा होता है? इन सवालों के जवाब हमें रिप्रोडक्शन की एक हैरान कर देने वाली दुनिया में ले जाते हैं। तो आज हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम समझेंगे कि जीवन को आगे बढ़ाने के बेसिक तरीके क्या हैं, फिर देखेंगे कि फूल कैसे फल बनाते हैं, उसके बाद मानव प्रजनन की जटिलताओं को जानेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि इस जानकारी का हम जिम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कुदरत में जीवन को आगे बढ़ाने के 2 मेन तरीके कौन-कौन से हैं। असल में यही 2 रणनीतियां हैं जिनकी वजह से पृथ्वी पर हमें इतनी तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे दिखते हैं। तो देखिए, नेचर के पास 2 मेन प्लान है। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें संतान अपने पेरेंट की एकदम ज़ेरॉक्स कॉपी होती है, बिल्कुल एक क्लोन की तरह। और दूसरा जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें 2 पेरेंट्स की जेनेटिक जानकारी मिलके एक बिल्कुल नई और यूनिक संतान बनाती है। और यही विविधता, यही यूनिकनेस असल में विकास की असली वजह। चलिए अब चलते हैं फूलों की रंगीन दुनिया में। ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होते, ये तो पौधों की रिप्रोडक्शन मशीनरी का सेंटर होते हैं जो अपना काम बहुत ही सटीकता से करते हैं। जरा ध्यान से देखिए इस फूल के स्ट्रक्चर को। पंखुड़ियों के चारों ओर ये जो पतली पतली डंडियां दिख रही है ना, वो है पुंकेसर यानी फूल का मेल पार्ट, और बीच में जो सुराही जैसा हिस्सा है वो है स्त्री केसर यानी फीमेल पार्ट। एक नए पौधे की जिंदगी का पूरा खेल इन्हीं 2 हिस्सों के मिलने पर टिका है। तो फिर सवाल ये है कि एक बीज बनता कैसे है? ये 2 स्टेप्स की एक बहुत खूबसूरत प्रोसेस है। पहला है पॉलिनेशन, मतलब पराग कणों का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचना, जिसमें हवा या तितलियां मदद करती हैं। इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, जहां मेल और फीमेल सेल्स असल में एक हो जाते हैं। यहीं पर वो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो मिलकर एक बड़ा नतीजा देती हैं। और बस यहीं से असली जादू शुरू होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन पूरा होता है, फूल का रूप ही बदल जाता है। पंखुड़ियां झड़ जाती हैं, अंडाशय धीरे धीरे फूलकर एक रसीले फल में बदल जाता है, और उसके अंदर मौजूद बीजांड एक नए जीवन की उम्मीद लिए बीज बन जाते हैं। और ये तस्वीर ये उस पूरे सफर को मुकम्मल करती है।
जब उस बीज को सही माहौल मतलब मिट्टी, पानी, रोशनी मिलता है तो वो अंकुरित हो जाता है और एक नया पौधा बनकर जिंदगी के इस पहिए को फिर से घुमा देता है, ठीक वैसे ही जहां से हमने बात शुरू की थी। तो पौधों की दुनिया से निकलकर अब आते हैं हम इंसानों की दुनिया में। यहां भी एक नई जिंदगी को बनाने और उसे पालने के लिए बहुत ही स्पेशल और जटिल सिस्टम्स विकसित हुए हैं। यहाँ आप दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर सिस्टम्स को देख सकते हैं। बाईं तरफ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका मेन काम स्पर्म बनाना और उसे पहुंचाना है, और दाईं तरफ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका काम सिर्फ एग बनाना ही नहीं बल्कि एक नई जिंदगी को 9 महीनों तक एक महफूज घर देना भी है। तो चलिए अब उस असाधारण सफर को समझते हैं जो एक अकेली कोशिका से शुरू होता है और एक नए इंसान के जन्म पर जाकर खत्म होता है। ये कुदरत की सबसे शानदार कहानियों में से एक है। हर इंसान की कहानी बस इसी एक पल से शुरू होती है, फर्टिलाइजेशन। जब लाखों स्पर्म सेल्स में से एक किसी तरह एग सेल तक पहुंचकर उससे मिल जाता है तो वो मिलकर बनाते हैं जाइगोट। यह है जिंदगी की पहली सेल, एक ऐसा पावर हाउस जिसमें एक पूरे इंसान का जेनेटिक ब्लूप्रिंट बंद होता है। बनने के बाद इस पहली सेल का एक बहुत जरूरी मिशन होता है। ये फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस यानी गर्भाशय तक का सफर तय करती है और वहां की दीवार में खुद को रोप लेती है। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से उसे बढ़ने के लिए जरूरी खुराक मिलनी शुरू होती है। और ये खुराक उसे मिलती है प्लेसेंटा नाम के कमाल के अंग से। सोचिए, ये शरीर का इकलौता ऐसा अंग है जो एक खास मकसद के लिए बनता है और काम खत्म होते ही शरीर से बाहर हो जाता है। ये माँ और बच्चे के बीच एक पुल की तरह है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बच्चे तक पहुंचाता है और वेस्ट को बाहर निकालता है। मतलब सच में एक पूरा का पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम। और ये पूरा का पूरा चमत्कार, एक अकेली सेल से एक पूरे बच्चे का बनना, इसमें लगते हैं करीब 9 महीने। इन 9 महीनों में कुदरत अपना सबसे पेचीदा और सबसे खूबसूरत काम करती है। तो जीवन बनाने की इस प्रक्रिया को समझना एक बात है, लेकिन इस जानकारी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना वो बिल्कुल दूसरी। तो अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्लानिंग की। रिप्रोडक्टिव साइकिल की समझ असल में हमें अपने स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में सही फैसले लेने की ताकत देती है। ये जानकारी सिर्फ फैमिली प्लानिंग में ही नहीं बल्कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी एसटीडीज से बचने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसे मैनेज करने के लिए आज कई तरीके मौजूद हैं। कुछ मैकेनिकल बैरियर्स हैं जैसे कॉन्डम, कुछ केमिकल मेथड्स हैं जैसे गर्भनिरोधक गोलियां जो हार्मोन्स पर काम करती हैं, कॉपर टी जैसे डिवाइस भी हैं, और फिर नसबंदी जैसे सर्जिकल तरीके हैं जो एक परमानेंट सॉल्यूशन है। तो आखिर में बस यही कि जीवन का बनना एक वैज्ञानिक चमत्कार तो है ही, पर इस जानकारी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और सवाल यह है कि हम इस ज्ञान का इस्तेमाल अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सेहतमंद भविष्य बनाने में कैसे करते हैं। ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।